ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। पेशावर साने को आज तीसरा दिन है। इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है मुल्क में एक तशवीश की लहर है कि सिक्योरिटी के हमारे हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। माशी बहरान अपनी जगह पर है, सियासी इंतशार भी चल रहा है। आज हमने देखा कि पेशावर में जो पुलिस वाले हैं जो दहशतगर्दों के निशाने पर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में ज़रा ज़्यादा ही, आज वो मजबूर होकर बाहर सड़कों पर आए और उन्होंने मुजाहरे किए। इसी दौरान हमें ये भी ख़बर आई कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वहाँ पे एपेक्स कमेटी जो है उसको दोबारा मुतहर्रिक किया जाएगा। सिविल मिलिट्री साथ बैठेंगे, इंटेलिजेंस इदारे भी होंगे और ये जो पूरी एक GIT बनी है जो इंक्वायरी करेगी कि हमलावर वहाँ पे कैसे आया, उसके ताने बाने कहाँ हैं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन इशारे ये भी हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन जो हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसमें तेज़ी लाई जाएगी। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं निगरान IG खैबर पख्तूनख्वा के सैयद अख्तर अली शाह साहब, AIG भी रह चुके हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के, क्रिमिनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ये सुन लें कि आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो आपको भी अच्छी तरह पता है शहादतें देती आई, बहादुरी से लड़ती आई, आज हमने उसे किस मजबूरी की हालत में लाके खड़ा कर दिया है, ज़रा देखिएगा। मालूम करो, मालूम करो, मालूम करो, मालूम करो, मालूम करो। ये जो न मालूम है ये हमें मालूम है, ये जो न मालूम है ये हमें मालूम है। बराए मेहरबानी पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ दो और पुलिस को फ्री हैंड दे दो ताकि पुलिस आर्मी वाले से लेकर वकील तक की तलाशी ले सके। ये जब कोई तहकीकात होगी और GIT बनेगी, उसका रिपोर्ट अगर शफाफ होगा, जो APS है उसकी तरह नहीं होगा, जो इस तरह और वाक़ियात KPK में ख़ास कर हुए हैं, जो KPK को टारगेट किया जा रहा है, उस तरह अगर वो तहकीकात नहीं होंगे तो इसका सही जो है ना हल निकलेगा। GIT जो रिपोर्ट देगी अगर सही होगा तब, अगर उसी तरह होगा तो इसका भी कोई हल नहीं निकलेगा। फिर किसी की शक्ल पे कोई वो कुछ थोड़ा सा भी वो नहीं है। हमारे कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो दूसरी वायरल हो रही है, बच्चे को वो बाप के सर पे खड़ा होकर रो रहा है कि आप हमें किसके आसरे पे छोड़ के गए हो। मैं रात को जब घर जाता हूँ ना, मेरा खुद का बच्चा है, वो खुदा की कसम रात को मुझे वो आंखों पे चूम रहा था, मेरी दाढ़ी भी चूम रहा था वो। ये मैं अभी जब जो बोल रहा हूँ ना, ये आप लोगों के सवालात नहीं है, मैं अपने जज्बात बोल रहा हूँ। मैं उस टाइम जब खड़ा था ना और मैंने अपने हाथों से जब 30 तक जनाजे हमने डाले ना ताबूतों में, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी। कुछ ऐसे लोग थे ना जो फटे पड़े हुए थे ना, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको देखता या कुछ करता। मसला आप लोगों का है, आपके ऑफिसर्स का है या इस निज़ाम का है? मसला बेसिकली निज़ाम का है, हमारे ऑफिसर का नहीं है, हमारा नहीं है, बेसिकली निज़ाम का है। क्या अच्छा मैं सोशल मीडिया पे अभी कल से एक दूसरा मैसेज देख रहा हूँ जी, क्या हुआ है कि पुलिस लाइन में धमाका हो गया तो अभी इलेक्शन जो है तो लेट हो जाएंगे। भाई तुम लोगों के इलेक्शन से हमारा क्या लेना देना? हम तो मर फट रहे, पोलियो करके मर रहे, हम जो तो जहाँ पे भी आप बेसिकली यहाँ पे धमाका हुआ था, आपने वो वीडियो देखी है, एक सिपाही खड़ा था, उसने खुदकुश को गले लगा लिया था। अब आप सोचे यार, कौन 30-40 हजार के 30-40 हजार के लिए कौन एक खुदकुश को गले लगा सकता है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद। तो ये वहाँ के पुलिस वालों पे गुजर रही है पेशावर में और मर्दान में ये मुजाहरे हुए आज। और हैरत की बात ये थी कि ठीक है वो नारे जो हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं जो PTM के लोग लगाते थे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी था और आखिर में वो नारे भी लगा रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद। ये वो पुलिस है, अभी हम अख्तर साहब से भी बात करते हैं, जिन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया उस वक्त। एक क्यों नहीं निकली थी इस तरह की मलिक असद, सफ़वत गयूर और मतलब ये तो ऊपर वालों के नाम बात कर रहे हैं ना यार, और किसी ने कंप्लेन नहीं किया, मतलब इस तरह नहीं। और कल इसका ही एक झलकी आपको मिल गई थी जब एक डॉक्यूमेंट दिखाई थी, कल इसी शो पे दिखाई थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की एक इंटरनल डॉक्यूमेंट थी जिसमें DIG साहब को मुखातब किया गया था, उनको बाकायदा वार्न किया गया था कि ये फिजा बन रही है। तो जिस तरह पुलिस ज़ाहिर है कि उसमें गम और गुस्सा है, कुछ लोग डीमोरलाइज भी होंगे। इसी दौरान हमने ये देखा कि कुछ सियासी इल्ज़ाम तराशी भी शुरू हुई। ये बात सामने आई कि जी कि KP पुलिस जो है वो जिस तरह से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी वो बाद में उसकी कैपेसिटी कम होती गई। तो फिर आज प्राइम मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने कहा कि जी कि पिछले
10-12 साल में हमने कोई 417 अरब रुपए केपी पुलिस में लगाए हैं काउंटर टेररिज्म की फ़ोर्स को मजबूत करने के लिए। तो अख्तर अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस ज़माने में ये भरपूर कार्रवाइयाँ चल रही थी, आप उस वक्त पुलिस फ़ोर्स का हिस्सा थे। अब आपको कुछ साल हो गए हैं पुलिस फोर्स छोड़े हुए। ये बताइएगा कि कैसे एक पुलिस फोर्स जो इतना उसका हौसला हो, वो दहशतगर्दों से लड़ रही हो, वो फ्रंट लाइन पे हो, ये 10 साल में या इन सालों में हमने कैसे उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि अब वो मजबूर होकर ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर रहे हैं? ये आज जो कल परसों वाक़या हुआ, तो ये रद्द-ए-अमल एक फितरी रद्द-ए-अमल है, क्योंकि मैं तो ख़ुद DIG मलकंड रहा 2007 और 8 में, जब वहाँ पर शोरश थी और ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। वहाँ पर भी खुदकश भी हुए, ID ब्लास्ट भी हुए, लेकिन इस किस्म का वाक़या शायद कहीं मुझे नज़र नहीं आया कि एक ही छत के नीचे तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए, 200 के करीब ज़ख्मी हुए, तो ये तकरीबन 300 के लगभग, और बाकी वहाँ जितने भी होंगे वो ज़हनी सदमा उनको पहुँचा, और बाकी जो रह गए वो उनके साथी हैं, उन्होंने इकट्ठी ट्रेनिंग की होगी, इकट्ठी ड्यूटियाँ की होंगी, बहुत से उनके भाई भी होंगे, चचाजाद होंगे, फूफीजाद होंगे, तो ये एक रद्द-ए-अमल फितरी है जी। लेकिन साथ जो ख़तरनाक बात है जो सामने आई, जो नारे लगाए गए, जो ना मालूम है हमें मालूम है, ये पहले तो सियासी स्टेज से लगाए जाते थे, लेकिन अब पुलिस के जवान भी ये नारे लगा रहे हैं। तो ये इसलिए भी बड़ा ख़तरनाक है कि अब ये इनडायरेक्ट तो इशारा एक ख़ास मखसूस इदारे की तरफ है। तो अब अगर दो इदारों के जो बड़े अहम इदारे हैं, जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या एपेक्स कमेटी का आपने जिक्र है, सारे इकट्ठे एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे, अगर इनमें एक बद-एतमादी की फ़ज़ा पैदा होगी तो लामहला इससे फ़ायदा किसको पहुँचेगा? बददिली मकसद ही दहशतगर्दी का ये होता है कि खौफ की फ़ज़ा पैदा की जाए, और पुलिस पहले भी जब टारगेट होती थी, स्लॉटर्स होते थे, इसीलिए होते थे कि पुलिस में बददिली पैदा हो, वो पसमाई इख्तियार करे, और जो फिजिकल एरियाज है, स्पेस है, वो दहशतगर्दों को मुहैया हो, और फिर वो अपने लिए वहाँ पर सोशल स्पेस भी पैदा करें। तो अब जहाँ तक इन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स की और इंटरोगेशंस की बात की कि उसकी तहकीकात शफाफ होनी चाहिए, तो अब जिम्मेवारी बन जाती है जो सियासी लीडरशिप है, पुलिस की लीडरशिप है और फौजी। अख्तर अली शाह साहब, सॉरी मैं बीच में बात काट रहा हूँ, जाहिर है कि अब हम क्लीशे वाली गुफ्तगू की बजाय मैं 2 और 2 4 की सीधी बात करना चाहता हूँ। मुझे याद आ रहा है 2013 का साल, एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था, 7 अरब रुपए का। ये फ़ंड रिलीज़ हुआ था पुलिस की तरबियत के लिए, मयारी असला ख़रीदने के लिए और मराआत के लिए, और जो है उसमें राउंड्स, भारी असला, SMG, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नाइट विजन गॉगल्स वगैरह सब ख़रीदने के लिए 7 अरब रुपए। पता ये चला, ये तब की बात है 2008 से लेके 2010 की, जब आपको भी मालूम है कि मिलिटेंसी पीक पर थी और वहाँ ANP वगैरह की हुकूमत थी। 2013 में नैब ने ये स्कैंडल जो है वो सामने लाया। साबिक IG थे मलिक नवेद साहब, उन समेत 10 अफराद गिरफ़्तार हुए, जिसमें के साबिक चीफ मिनिस्टर हैदर खान होती के भाई आमिर और उनके बरादर निस्बती और एक एडवाइज़र भी शामिल थे। 2.3 बिलियन रुपए का घपला हुआ, और फिर 10 लोग जो हैं, किसी ने कुछ वापस किया, किसी ने कुछ वापस किया। उसके बाद अगर पीक पे ये हो सकता है, तो मुझे ये बताइए कि आज तक ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन्होंने पुलिस को लेवल को
किस हद पे, किस लेवल पे पहुंचा दिया। आज शहबाज शरीफ कह रहे थे कि 417 अरब रुपए हमने दिए सिर्फ दहशतगर्दी से निपटने के लिए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को, किसी सूबे को नहीं दिए पिछले 10 साल में। कहाँ गए, किधर गए? अब तो आप वकील हैं, आप बता सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है। आपने पहले तो मैं उस सवाल का जवाब देता हूं। जो स्कैंडल की आपने बात की, उसमें ये कहा जाता रहा कि सब स्टैंडर्ड असला खरीदा गया, लेकिन खुर्द के मतलब तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सब स्टैंडर्ड असली की जो बात कर रहे हैं, हकीकत तो ये है कि यही असला अवामी नेशनल पार्टी के बाद भी जो हुकूमतें आई, पुलिस के पास यही असला रहा। उसमें भारी हथियार भी थे, उसमें नाइट विजन्स भी थे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो कि INL की मदद से बना है नौशहरा में एंटी टेररिज्म के खिलाफ, वहां पर आज भी इसी असले के ऊपर ट्रेनिंग्स हो रही हैं और हर चीफ मिनिस्टर आकर उसको विटनेस कर रहा होता है और दाद भी दे रहा होता है। और ये इतनी बड़ी जो जंग लड़ी गई जिसमें बड़ी कामयाबियां भी हैं, इनगिन कामयाबियां हैं, जहां नाकामियां हैं वहां पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबियां भी हैं। और जो ये रोल बैक हुआ यहाँ पर, तो एक जमाने में बिल्कुल शोरश थी, मतवाजी हुकूमतें बनी थी, तो पुलिस ने तो इसी असले के साथ ये जंग लड़ी है और कामयाबियां हासिल की है, उनको रोल बैक किया है। मैं खुद DIG मर्दान था, शफकत और ऑपरेशन हमने किया, खुद का हमला हुआ, यही हथियार थे मेरे पास भी। अब तो ये डिपेंड करते हैं कि कमांडर उस हथियार को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहा। ये तो उसकी महारत और उसकी शुजाअत पे और उसके दिल गुर्दे पे बड़ा मनहसर होता है। तो लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, वो 1% ऑफ द NFC अवार्ड वो दिया जा रहा था, वो डिफरेंट मदों में। उसमें यहाँ पर पुलिस की इमारतें भी बनी, रूल ऑफ लॉ एंड पीस बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत। ये पूरा मलखंड में तो इमारतें गिर गई थी, पुल गिर गए थे, उनकी वो दोबारा तामीर हुए। वहाँ पर नए ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए गए हैं, सवाबी में नए पुलिस लाइन्स बनाई गई हैं, नए पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं। तो ये भी नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, कोताहियां भी हुई होंगी। जी अख्तर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ये मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब ये दहशतगर्दी अरूज पर थी, तो जब पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था, उन्होंने काम शुरू किया पेचकस और प्लास के साथ। नहीं पीछे हटे यार, नहीं पीछे हटे। उनके सैकड़ों लोग शहीद हुए, हाथे गई, जाने गई। हमने हज़ारों इंटरव्यूज़ किए थे उनके, सैल्यूट है उनको। ये वही पुलिस फोर्स है जो आज अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए नारेबाजी कर रही है, मुजाहरा कर रही है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये एक फितरी रिस्पॉन्स है। मेरा ख्याल बात सॉरी, हाँ, ये जो इस वक्त जो हम नेज पर पहुंच गए हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सवाल आपसे ये है कि जी अगर इम्पार्शली आप इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, क्या कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलेगी इस पुलिस को? क्या कोई इनके हाथ पकड़ने आएगा? आपको क्या लग रहा है? इस वक्त मेरी नज़र में ये है कि ये कौमी मसला है और इसके ऊपर, जैसे कि असेंबली में इस पर तकरीरी हुई, सेनेट में हुई और कौमी पॉलिसी के ऊपर बहस हुई, सेंस ऑफ डायरेक्शन को ठीक करना चाहिए, अफगान पॉलिसी के ऊपर नज़र करनी चाहिए, उसकी वजह से जो यहाँ पर खराबियाँ पैदा हुई हैं उसको दूर करना चाहिए। एक तो ये पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए और उसके बाद बाकी ये टेक्निकल बातें हैं जी, कि पुलिस ने कैसे आगे जाना है, किसी वाक़े की तफ्तीश कैसे करनी है, ये टेक्निकल बातें हैं, ये होती रहेंगी। एंटी टेररिज्म एक्ट अपनी जगह है, फेयर ट्रायल एक्ट अपनी जगह पे है, वो इसके तहत पुलिस की जिम्मेवारी भी है। और एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन आर्मी भी यहाँ है, उनको पूरे इख्तियारात मिले हुए हैं, तो उनके अहदाफ भी है। जैसे यहाँ पहले एपेक्स कमेटी थी, उसको फुली फंक्शनल होना चाहिए और इन सब को एक पेज पे होना चाहिए और तब ये अपने टारगेट्स और गोल्स को अचीव करेंगे।
एक ब्रेक ले लें और ले लें कुछ सवाल। हम बात कर रहे हैं पेशावर में जो सानिया हुआ, उसके बाद वहाँ की पुलिस फोर्स में गम और गुस्सा है। हमारे साथ हैं अख्तर अली शाह साहब, साबिक निगरान IG हैं खैबर पख्तूनख्वा के। शाह साहब, ये बताइएगा कि आप पुलिस में थे उस वक्त जब आपने पहले वो परवेज़ खटक वाला दौर देखा, फिर ये जो महमूद खान साहब वाला है दौर, ये भी आपने देखा है। ये हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करें कि इस वक्त जो पुलिस का जो हाल है, स्पेशली ये जो पिछला 1.5 साल है, जितने हमले होते रहे हैं बन्नू में, दीगर जगहों पे, कि उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसकी बनती है? फिर वो वफाक की बनती है, सूबे की बनती है? किसी को तो लेनी होगी ना ज़िम्मेदारी। ये सबको जिम्मेवारी लेनी है, ये एक कौमी जिम्मेवारी है। आप जो इस किस्म की, ये कोई लोकलाइज्ड अफेयर तो नहीं है। एक गैंग है तो किसी महल्ले में या किसी ज़िले में या किसी गांव में ऑपरेट कर रहे हैं और एक ज़िले की पुलिस चली जाएगी और उस गैंग को ख़त्म कर लिया और फिर मामला ख़त्म हो गया। ये तो वो जंग है, वो दहशतगर्दी है जिसकी ट्रांसनेशनल है, अक्रॉस बॉर्डर भी है। उसका एक सरा अगर कराची में तो दूसरा सरा उसका जाकर निकोतल में मिलता है। बिल्कुल। ये एक ट्रांसलेशन जब हो गई तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है, सूबाई हुकूमत की भी बनती है, पुलिस लीडरशिप भी जिम्मेवार है और सियासी लीडरशिप भी जिम्मेवार है। इससे कोई भी बहरहाल जिम्मा नहीं है। और ये जो एक दूसरे के ऊपर ये शिफ्ट करते हैं जिम्मेवारियां, तो जो भी शिफ्ट कर रहा है वो मैं कह रहा हूँ कि बहुत मजरवाना गफलत कर रहा है। बेशक। ठीक है अख्तर अली शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी पॉइंट ये है कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में ना लगे कि जी ये PTI की कसूर है, फलाने का कसूर है। ये जो ट्रांसनेशनल कह रहे हैं तो ये तो आपका ओवरऑल अब आ गया ना बॉस। अब There's the problem, ठीक है। अब जैसे अब अख्तर साहब जो बातें कर रहे थे 100% मैं उनसे एग्री करता हूँ यार। सबको एक पेज पर होना चाहिए। कहना बड़ा आसान है, क्या इस माहौल में ये मुमकिन है? एक पेज पे जो आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने। एक पेज क्या, यहाँ तो अगर 2 पेज पे भी हो जाए तो मैं इसे बड़ा मुआजिज़ा समझूंगा। देखें, अब एक फैशन और हो गया है। मसलन जब से ये पेशावर का सानिया हुआ है, उसके बाद से इस फैशन पे तेज़ी आ गई है। आपको याद है कि जब GT रोड पे नवाज शरीफ आए थे, वोट को इज्जत दो वाला जो सिलसिला था, तो वहाँ से एक रिवायत शुरू हुई थी कि जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस लोग हैं उनके नाम लेके उन्हें चैलेंज किया जाए कि उनकी पॉलिसी ये थी, वो थी, फलानी थी। ठीक है, फिर वो नैरेटिव जो है खान साहब ने हाईजैक कर लिया और उसे बहुत ऊपर तक ले गए। अब जो है इन्होंने, नून ने सोचा कि यार ये क्या किया जाए, तो इनका भी नैरेटिव जो है पिछले 2 दिन से आप देख लें कि अब इनका भी फोकस जो है, ट्रेजेडी हो गई, बजाय इसके कि प्लान दें, नेशनल एक्शन प्लान तो तकरीबन मर गया। अब उसकी जगह 2023 का जो प्लान है वो क्या है, कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए बात नहीं कर रहा कि उनके जहन में प्लान नहीं है। तो बयानात किस तरह के दिए जा रहे हैं। अच्छा, उनमें भी कोई ऐसा नहीं है कि वो गलत बयानी है, लेकिन सिर्फ उन पे 100% जोर देना वो किस हद तक जायज़ है। मसलन आज शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इन दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान, यार कोई भी लाया इस वक्त, क्या इस वक्त तो है ना, इन दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान लाया? किसने कहा था कि ये जहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं? किसने कहा था कि ये हथियार डाल के मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे? हुजूर वाला जनरल ज़िया-उल-हक से ये सिलसिला शुरू हो रहा है और यहाँ आज तक जो है तसलसल के साथ है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ ने आज कहा, कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हमें नहीं मालूम था कि कौन बातचीत कर रहा है, पार्लियामेंट ने मंजूरी नहीं दी, जब सिर्फ बताया गया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मरियम नवाज़ ने आज भावलपुर में रीऑर्गेनाइजेशन का पहला जो जलसा था उससे खिताब करते हुए कहा जी 5 का टोला। अब देखें मसला क्या है, ट्रेजेडी, टेररिज्म। मौजू क्या है, 5 का टोला है जिसकी वजह से सारी खराबियाँ हुई हैं। 2 साबिक चीफ जस्टिस के नाम लिए, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के, खान साहब का भी ऑब्वियसली उन्होंने नाम लिया, और फिर 2 बेसाखियों से मुराद ये कि बाजवा और फैज़ हमीद। अच्छा, उसके बाद खान साहब जो हैं वो आज भी उनका जो ताज़ा कौम से जो 5:30 बजे खिताब होता है, उन्होंने कहा जी बाजवा फलाना। यार
भैरवी आप गा रहे हैं भाई, मालकौंस का टाइम हुआ चाहता है, कोई किसी को परवाह नहीं है, हर आदमी जो है कान बंद किए हुए और अपना अपना सिलसिला कर रहा है। अच्छा, अगर आपके पास वक्त हो और सब्र हो तो आज डॉन के इदारिये ने पूरी सिचुएशन निपटा दी है कि किस में किसका क्या कसूर है। और इसका जो वो है उन्वान वो बड़ा अच्छा लगा, रोड टू प्रेडिशन यानी राह अजाब। लिखते हैं इदारिये वाले कि अब इनफरादी तौर पे किसी एक पे उंगलियां उठाने का वक्त नहीं रहा। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कई अशरों से शिद्दत पसंदी के बारे में जो नज़रिया अपनाए हुए है उसने सिवाय अजाब के कुछ नहीं दिया। सिविलियन क़यादत के मशवरों को हिकारत से मुस्तरद किया गया, मगर अवामी गैज़ व गज़ब का सामना करने के लिए उन्हें आगे रखा गया और अपने कान बंद रखे गए। APS के सानहे के बाद 20 नुकाती एक्शन प्लान से उम्मीद बंधी थी कि अब अच्छे और बुरे तालिबान की सोच को एक तरफ रख के यकसुई के साथ दहशतगर्दी से निपटा जाएगा, मगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत से छुटकारा नहीं पाया जा सका। जब 2016 में सिविलियन क़यादत ने ख़बरदार किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्त तासुर के सबब दुनिया में अलग थलग हो रहा है, तो इस बयानिया को नहायत खुरदरे अंदाज में मुस्तरद किया गया। उससे दुनिया पे भी ये बात वाज़ेह हो गई कि दरअसल सिक्योरिटी पॉलिसी की लगाम किसके हाथ में है। मेरा वो डॉन लीक्स का इस तरफ इशारा है। अच्छा, एक बात जो जैसे कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें अपने गिरबान में झांकना होगा, ये तब भी यही बात थी कि हमें अपना घर ठीक करना होगा। अच्छा, उससे पहले हुआ? उसके बाद तबाही आ गई। तो नहीं, उसके बाद मतलब जिन्होंने ये बात की उनके साथ क्या हुआ? अच्छा, ये सारी इसमें गुफ्तगू है जी। नाम निहाद अच्छे तालिबान के खिलाफ सिर्फ उस वक्त कुछ इक़दाम किए गए जब फैटफ जो है उसका प्रेशर डला, और उसके बावजूद भी कई शिद्दत पसंद गिरोह प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, रैलियां निकालते रहे, हत्ता के इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे। दूसरी जानिब में नाम है, दूसरी जानिब मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर जैसे लोग एक अरसे से ख़बरदार करते रहे कि शिद्दत पसंद दोबारा कबायली अजला में पंजे गाड़ रहे हैं और उनमें से बाज़ गिरोहों को रियासती आशीर्वाद भी हासिल है। और जब मफाहमत की कोशिश नाकाम होने के बाद दहशत गर्दी का ये दौर शुरू हुआ तो सबको पता चल गया कि असल में इन मुज़ाकरात का फ़ायदा उठाया किसने था, तालिबान ने, ज़ाहिर है। मगर शिद्दत पसंदी के बारे में दोहरी पॉलिसी ख़त्म नहीं हो पा रही। क्या अब भी कोई वाज़े मौक़िफ़ और वाज़े रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा? कब किया जाएगा? ये है एडिटोरियल। अच्छा, और इसका मैं कह सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली नहीं इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त कोई आपकी लीडरशिप नहीं है, इस वक्त कोई आपकी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अक्रॉस द बोर्ड बाय इन चाहिए ना, नहीं मिलने वाला। इस वक्त ये जो इल्ज़ाम तराशी है ना, ये कुछ ऐसे है कि आपके घर को आग लगी हुई है और आप बहस इस बात पे कर रहे हैं कि यार जिसने माचिस ईजाद की थी ना, सारी गलती उसकी। नहीं, अब मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप बताएं कि पिछले 1.5 साल में किसने फैसले किए, किसने इतनी जंगें जीतने के बाद उनको वापस लाए, वो उनकी जिम्मेदारी फिक्स करने की जरूरत है। आप नहीं, ये आप गड़बड़ नहीं कर सकते कि भाई आपने पूरा जंग किया, आपने ज़रबे अज़्ब किया, उसके बाद किसी ने कहीं पे डिसाइड किया कि नहीं नहीं ये हमारे भाई हैं, इनको वापस आने दो। पार्लियामेंट से आपने बात नहीं की, कोई आपने नेशनल डिबेट नहीं किया। आप कहते हैं कि हमने 70-80 हज़ार लोग अपने मरवा दिए, उसके बाद आप ये फैसले बंद कमरों में करेंगे तो उसका रिएक्शन फिर जिम्मेदारी की उसकी होगी, बात होगी। तो कोई दो राय नहीं आपको ये बात करनी पड़ेगी कि आइंदा ये फैसले पार्लियामेंट में होंगे, लोगों के इलेक्टेड लीडर्स करेंगे तो वो ओनरशिप भी लेंगे। जब मैं वो फैसले नहीं कर रहा, मुझसे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप आके आप संभालें? अगर ओनरशिप होती, जब एहसान भाग गया था, तो कम से कम आप वजीर दाखिला और वजीर दिफा को हम बुला कर उनसे सवाल तो पूछ सकते थे ना। लेकिन हमें पता था, ये बात देखें, लेकिन हमें पता था कि उनके हाथ में कुछ नहीं, कि 75 साल से काम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कहना छोड़ देंगे। हमें ये बात करनी पड़ेगी कि नहीं, इससे पहले ये मुल्क कैसे चलेगा। प्रोड्यूसर की हरकतें कल्ब बंद हो जाए, एक वक्फा ले लें, उसके बाद आप वी विल कंटिन्यू। ओके, वेलकम बैक। और अभी क्योंकि हम दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, सियासत की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि एक जिक्र हम थोड़ा सा गद्दारों का भी कर लेते हैं। और दो जो कोई नए आ गए, दो है काफ़ी टाइम से, एक पुराना है, एक थोड़ा नया है। तो जो नए और जो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट गद्दार है फवाद चौधरी साहब, उनको आपको पता है कि जमानत मिल गई है। अली वजीर को मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। अली वजीर साहब आपको भी मुबारक हो, अली वजीर साहब को भी जमानत मिल गई है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उन्हें छोड़ा या नहीं, किसी की जेब में 1-2 और FIR होंगे ना जो आपने डालने होंगे। लेकिन अली वजीर को हम क्या सीनियर गद्दार कहें?
जी देखिए, असल वो हैं ये, बाकी तो ये कुछ अरसे के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा ये पार्ट टाइम आर्जी गद्दार, ये दिहाड़ी वाले गद्दार। मेरा ख्याल है दोनों को कंपेयर करना भी थोड़ा सा नाइंसाफी है। नाइंसाफी है, सही है, हर जगह नाइंसाफी है यार। आप भी कर लें, कोई बात नहीं यार, मतलब मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों पीछे रहूं। आप देखें परवेज इलाही की फैमिली पे भी अत्याचार हो रहा है। हाँ। उन्होंने कहा कि गुजरात में कंजा हाउस जो उनका घर है फैमिली का, वहाँ सुबह ही सुबह पुलिस जो है वो चली गई, अल्लाह जाने क्यों चली गई पता नहीं। 8 जनवरी में ECL पे पूरी फैमिली का नाम डाल दिया गया। ये किस तरह की, देखिए किस तरह की हरकतें हो रही। ये जो हम पहले भी बात कर रहे थे ना, इल्ज़ाम तराशी और ये वो, एक आपके फरीक ने तय कर लिया है कि मुझे सब चीज़ों को मुंजमद करना है, मफलूज करना है, सिस्टम को मुझे स्टैंड स्टिल पे लाना है, मुझे इलेक्शन खेलना है, तहलील खेलना है। जब एक फरीक ने ये तय कर लिया है और उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया भी, उनके प्रेसिडेंट ने भी समझाया, दूसरे लोगों ने भी समझाया, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, मैंने जो फैसला कर लिया मैंने कर लिया है, भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है ना। आप दूसरे फरीक हैं, दूसरे फरीक ने भी तय कर लिया। पहले आप कहते रहे कि यार बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कुछ कर लें, ये कर लें, आप कह रहे हैं मुझे बात नहीं करनी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फरीक जो है उसके साथ वो अकेला नहीं है, उसके साथ 10-12 पार्टियाँ, 13 पार्टियाँ, ठीक है ना। लेकिन आप कह रहे हैं मुझे बात नहीं करनी, मैं इनसे बात ही नहीं करूँगा, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मतलब मैं एक हद तक मैं सब्र करता रहूँ कि यार ज़रार साहब बात नहीं कर रहे, आखिर मान जाएंगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन उधर से सिर्फ गालियाँ आ रही हैं। हाँ, आपको डायलॉग करने, आप कह रहे हैं यार बात कर लो, बैठ जाते हैं यार, रिजॉल्व कर लेते हैं। पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन ये करते हैं, आप कह रहे हैं मैं बात नहीं करूँगा। आप आखिर में मुझे क्या ऑप्शन छोड़ेंगे कि मैं या तो आपके लेवल पे आ जाऊँ, ठीक है ना, मैं बोलूँगा यार गाली का जवाब गाली से मिलेगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये भी आप उसके बाद पूरे इन मरहल से गुजरने के बाद आप यहाँ पे, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगर असेंबली खेलना है और ताकत का गेम खेलना है और आपको एक टेस्ट ऑफ मेडिसिन देना है, तो फिर यही होगा ना। इसको इंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास और ऑप्शन क्या है। हाउ डू वी एक्सपेक्ट दिस PDM गवर्नमेंट, और इनकी नाअहलियाँ हम उस पर भी हम बात करते रहते हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैम कि आप इसको कैसे करेंगे अगर वो 33 सीटों पे वो खुद ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना खान साहब। तो मतलब इलेक्शन का मजाक तो आप खुद उड़ा रहे हैं ना, फिर कह रहे हैं मुझे इलेक्शन चाहिए भी। हाउ डू यू स्क्वायर इट? आप अगर हों इस वक्त इनकी जगह पे, आप क्या इनको मशवरा देंगे? हम ये तो कहते हैं जी आइन कानून के तहत चलें, इंतशार पैदा ना करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें, लेकिन मैं जब रोज़ सुबह उठते ही मैं आपकी तरफ से सिर्फ गाली सुनूंगा, पहले मैं चुप करके बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार मेरी ये तरबियत नहीं है, मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। देयर विल कम अ पॉइंट कि अगर मैं या तो मैं छोड़ के चला जाऊँ ना, मैं बोलूँ कि यार मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पे, इनके साथ तो ना ये बात करते हैं ना कुछ करते हैं, रोज़ गालियाँ देते हैं, तो आप क्या करेंगे? और नहीं, मैं इसलिए सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें जो है ना, जब हम लपेट देते हैं ना एक ही ब्रश के साथ, थोड़ा सा उसमें फिर वो ज्यादती हो जाती है। वी नीड टू कॉल स्पेड अ स्पेड। खान साहब के जो मामलात हैं वो हमें कहना पड़ेगा। गवर्नमेंट के जहाँ जहाँ पे फेलियर्स रहे हैं इनके आने के बाद, चाहे वो माशी हो, चाहे सिक्योरिटी हो, या ये जब ब्लेम शिफ्ट करते हैं, वो भी इनको कॉल आउट करना होगा। लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पे अब हमें ना, अब जो ये आपने कहा परवेज़ इलाही के घर पे चढ़ाई हो गई, फवाद चौधरी को 1 हफ्ते के लिए पकड़ लिया, ये क्या है? ये जो हमने 4 साल देखा खान साहिब पे जो हो रहा था, नून लीग पीपल्स पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, और जाली केसेस में जो कोई भी प्रूव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि चूंकि मैं तो ये किया, लिहाजा आप भी ये कीजिएगा, चूंकि आपके साथ ये हुआ है, बिल्कुल आप ये जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, खास करके ये सेडेशन के केसेस जो हैं, सुन लीजिए। ये मैं एक बात आपको और बता दूं कि आज अच्छी बात हुई, देखिए फवाद चौधरी साहब की रिहाई हो गई, अच्छा हुआ कोर्ट ने उनको तंबीह करके उनको रिहा कर दिया, बाहर निकल के अपनी वही बातें दोहरा दी, ठीक है, उनका वो भी चेंज नहीं होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी एक और खबर आ गई कि शांदाना गुलजार PTI की MNA है, उनके ऊपर फिर 124 है, वही सेडेशन का एक और FIR कट गई है। आपने सुना है उनकी बात? मैंने नहीं सुनी। उन्होंने किसी टीवी चैनल पे कोई फिरका वारियत रिलेटेड कोई बात की, आई हैवंट हर्ड इट एंड आई डोंट वांट टू रिपीट इट। कहने का मकसद ये है कि ये तो अब आपके पार्लियामेंट के, गवर्नमेंट के सेन एलिमेंट्स कह रहे हैं कि यार ये एक नाकाम फार्मूला है, इसको छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं होता। इससे आप इवन फवाद चौधरी जैसे साहब को आप मौका देते हैं कि वो अपने आप को नेल्सन मंडेला से कंपेयर करें। ये इतना नाकाम फार्मूला है कि शायद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन तक को कहना पड़ा यार ये क्या हो रहा है, ये फवाद चौधरी के शाहिद खाकान दिया गया। आपने बात की, हाँ तो जी हाँ, तो ये क्या चल रहा है? अच्छा, शाहिद खाकान, ये तो इंटरनल मसाइल हैं। अभी जो इन्होंने एक कहा है कि ये एक फरीक जो है ये कर रहा है, दूसरे फरीक जो है यार वो भी कुछ कम नहीं है।
फ़र्क ये है कि ये रफली कर रहे हैं, वो ज़रा 40 साल के सीखे सिखाए हैं, वो ज़रा तरीक़े से कर रहे हैं। अब मसलन ये बात अगर मुझे पता हो कि मुझे बुरी तरह हारना है और मुझसे मईशत भी नहीं संभल रही और सियासत भी मेरे काबू में नहीं है, तो मेरी पहली कोशिश क्या होगी? अवाम के पास जाऊंगा या खुद को सेव करूंगा? खुद को सेव करोगे। फिलर्स शुरू हो गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया कि ठीक है जी, आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, लेकिन जो अभी ये धमाका हुआ है ये तो इसकी वजह से अब आप देखें स्टेक होल्डर्स को बिठा के। अच्छा, स्टेक होल्डर्स कौन बैठेंगे भाई? आप किसकी बात कर रहे हैं? पीडीएम की जमातें जो हैं ठीक है स्टेक होल्डर्स हैं, क्या पीटीआई आपके साथ बैठेगी? क्या आप जो इस्टेब्लिशमेंट जैसे सो कॉल्ड या जो भी है असल उसको बिठाएंगे? किसको बिठा के क्या करेंगे? ये फिलर्स जो हैं अब छोड़ने शुरू हो गए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब मसला ये कि जो दूसरा फरीक है वो ये कह रहा है कि या तो ये सारे कप मेरे हैं या इनमें से कोई जो है मैं नहीं लूँगा। तो जब लचक का ये आलम हो, वही बात है ना, तो दूसरी तरफ जो है वो तजर्बेकार किस्म के कतरने वाले बैठे हों, ये सारे दिग्गज लोग हैं ना। मुझसे साहब देखें, अच्छा एक बात ये ना, नियतों का हाल तो ऊपर वाला जानता है, ठीक है ना। हम अगर ये अस्यूम भी कर लें कि ये गवर्नमेंट की नीयत खराब है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। मेरा सवाल एक छोटा सा ये है ना कि आप अपने इकोनॉमिक मेल्टडाउन के जितने करीब आ गए हैं, आपने जिस तरह पैर पकड़ के IMF को आप वापस लाए हैं, इस वक्त आपके पास सिक्योरिटी और इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। IMF अभी टॉक्स चल रहे हैं और वो भी इसलिए चल रहे हैं कि जून तक हम पहुंच जाएं, ठीक है ना। वो इसलिए मतलब आपके पास लिटरली 2-2.5 हफ्ते का आपके पास अगले 3 महीने का किचन चल जाए हमारा, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप जब बैठे उनके पाँव पड़ रहे हैं IMF के, आंखों में आंखें तो डाल के बात नहीं कर सकते ना आप, तो अब आप टार्जन बनने की कोशिश तो की थी। हाँ, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आई जस्ट नीड टू स्टे अफ्लोट, मैं सिंक ना करूं। अब आप मुझे बताएं कि जब आपने यहाँ पे लाके आप खड़े हो गए और उसमें खान साहब का भी बड़ा हाथ है, इनका भी हाथ है, इन्होंने डार साहब ने क्या 4 महीने डिले किया, 4 महीने डिले किया। आपको याद है असद उमर ने 9 महीने 4 महीने डिले किया, इन्होंने भी 9 महीने डिले किया, सब्सिडी को हटाने में भी डिले की, लेकिन चले ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम यहाँ पे आ गए ना, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आप IMF से नेगोशिएट कर रहे हैं, IMF का कोई कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नहीं है, क्योंकि आपने जो वादे करते हैं आप वो तोड़ते जाते हैं। खान साहब ने सबसे बड़ी वायोलेशन उन्होंने की पिछले साल, उसके बाद इन्होंने आके अपने कारनामे दिखाए। अब आप जहाँ पे खड़े हैं, कैन यू अफोर्ड इट? कैन यू से कि जी के हम आपके साथ हम डील तो कर रहे हैं, सारे वादे भी कर रहे हैं, हम गैस भी बढ़ा देंगे, हम ये भी करेंगे, लेकिन बाय द वे हम 2 महीने के बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, फिर उसके बाद पता नहीं कि कौन आएगा और क्या होगा। यार लेकिन पता है नहीं देखिए, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। पता है मुझे एक बात से डर लगता है यार, मुझे एक बात से डर लगता है, क्योंकि ये हमने चीज़ें बहुत देखी हैं ना यार, आपने भी देखी है, आपने भी देखी है। अगर इस साल ये इलेक्शन डिले करते हैं ये कह के कि जी इकोनॉमिक इमरजेंसी है, या ये कहते कि जी हम हालत जंग में हैं, यार हम हमेशा के लिए इकोनॉमिक इलेक्शन डिले इज नॉट अ सॉल्यूशन। इलेक्शन अपने टाइम पे देखें, अक्टूबर में होगा। अच्छा, इस वक्त मुतालबा खान साहब का ये है कि फौरी देखो, फौरी तो उनको भी पता है कि नहीं होगी यार। असल इशू इस वक्त डिबेट ये है कि इलेक्शन फौरी हो सकता है या नहीं, उसे होना अपने टाइम पे चाहिए। अगर मेरा नहीं ख्याल कि एनीबॉडी विल स्टैंड फॉर। अच्छा, एक सिनेरियो मैं पेश करता हूं, एक बस फर्ज करें कि ऐलान हो जाए कि जी हमने अक्टूबर नवंबर में ही इलेक्शन करनी है, आपका क्या ख्याल है कि थोड़ी सी 1-2% जरा ये ऐलान हुआ है? नहीं सर, बकायदा नहीं, ये लोग कह चुके हैं कि इलेक्शन टाइम पे होगा। पीपल्स पार्टी का तो सबसे क्लियर व्यू है कि टाइम पे होना है। अगर कोई ये फीलर्स छोड़ रहा है कि हम डिले करें, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई मतलब हमारे जैसे लोगों से तो हिमायत नहीं मिलेगी, पता नहीं कहीं और से मिल जाए तो और बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क के हक में है। क्योंकि आप एक दफा अगर आप इस पे आ गए ना, फिर तो आप वो क्या कर रहे हैं, आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को वापस देखो, बात सुनो, आप जो है ना, जो हमें देख रहे हैं ना इस वक्त, उन लोगों को भोला ना समझे। उनमें कई लोग जो हैं वो बहुत ही उम्र रसीदा हैं, वो 70 से ये तमाशे देखते आ रहे हैं। इस अभी ये इजाद हुआ है ना कि जी लॉ एंड ऑर्डर ये और फलाना, ये सुनहरी बहाना मिल गया। यार इस मुल्क में 3000 बहानों की बुनियाद पे, जिस पे हम एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन मुलतवी होते रहे हैं, जब ये दहशतगर्दी का भी नामो निशान नहीं था। अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ 100%, इसका मतलब ये हुआ फिर ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन पे अमल की जिम्मेदारी आती है तो इमरान खान भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद
को नाकाम बनाने के लिए आइन का तमाशा बना देता है, और जब इलेक्शन के लिए नासाजगार फजा इस हुकूमत को मिलती है तो वो भी फिर किसी ना किसी बहाने की रस्सी से झूल जाती है। हम सब कर रहे हैं यार, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे पुरखे जो हैं करते आ रहे हैं। जुगतू फ्रंट झुरलू की तारीख से लेके आज तक यही होता आ रहा है। इसीलिए तो डर लगता है साहब, हैं तो हम तो एक्सपर्ट हैं, इसीलिए तो कोई टेंशन नहीं लेने का है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक जी। और आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी का तो नाम सुना होगा, एक बहुत मशहूर और मुबैना गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है ज़िला रावलपिंडी में, जो काफ़ी ख़बरों में आती भी है और सुना है कि ख़बरें चलाती भी है। जी बिल्कुल, टीवी चैनल पर नहीं, मतलब देखिए आ रहे हैं ना यार, माहौल बनाने दिया करो बंदे को। पिछले साल की अगर हम सिर्फ बात करें, और जब अगर मैं कंट्रोवर्शियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं इनके लिए तो शायद ये नाकाफ़ी है, कम है थोड़ा सा, क्योंकि इनके जो को ओनर हैं, ये पिछले साल की ही बात है कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल और अगवा के मुकदमे थे, और एक दफ़ा पुलिस उनके भाई को हिरासत में लेके जा रही थी जब उनकी बेल कैंसिल हो गई थी, और इस हाउसिंग सोसाइटी के मुसल्लह मिलिशिया ने बाकायदा पुलिस मोबाइल पर हमला करके उनको रिहा कर दिया। ना सिर्फ ये पिछले साल ही, बल्कि पिछले माह 22 दिसंबर की बात है कि रावलपिंडी के चौंतरा इलाके में इस हाउसिंग सोसाइटी के मिलिशिया ने, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हाउसिंग सोसाइटी के मुसल्लह मिलिशिया ने एक और हाउसिंग सोसाइटी पर हमला किया जिसमें कुछ लोग जाँ बहक भी हुए हैं। तो ये यहाँ पर चल रहा है, और आज लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रावलपिंडी पुलिस ने फैसला कर लिया है कि बहुत हो गया। पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बल्कि एक्सचेंज ऑफ फायरिंग भी हुई है, और जो सैयद शहजाद नदीम बुखारी साहब हैं सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी के, उन्होंने बाकायदा एक ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया है इसी हाउसिंग सोसाइटी के मुसल्लह मिलिशिया के खिलाफ। अच्छा, मैं बार-बार यही नहीं है, शायद आसपास कई और भी हैं, और भी हैं, सॉरी, हाँ, सिर्फ ये नहीं है, और भी हैं। और मेरे ख्याल कितने मुकदमे हैं वसत, अगर आप टोटल जो है इन सोसाइटियों 350 मुकदमात हैं, जिनमें से 206 मुकदमात सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी पे हैं। जी, और बाकी आपके वो दूसरे वाले हैं। तो शहजाद साहब CPO रावलपिंडी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने का। थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि इस वक्त उस इलाके में क्या पोजीशन है, और ये जरा थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करें कि हमने डकैतों और पुलिस के मुकाबले का तो सुना है, दहशतगर्दों और पुलिस के मुकाबले का तो सुना है, पहली बार हमने ये सुना है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मिलिशिया और पुलिस का मुकाबला हो रहा है। जी शहजाद साहब। जी बिल्कुल ज़रा साहब, आपने सही फरमाया। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ रिसेंटली इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी कि इन्होंने मुख्तलिफ आर्म्ड ग्रुप्स वहाँ पे रखना शुरू कर दिए थे। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी जो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, स्पेशली सबसे बड़ी बात ये अनफॉर्चुनेटली ये अनरजिस्टर्ड, और RDA के पास बिल्कुल इसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो उसके बावजूद, ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी होने के बावजूद इन्होंने आर्म्ड ग्रुप्स रखे हुए थे, और रिसेंटली हमने काफ़ी टाइम से हमारे क्रैकडाउन्स चल रहे थे, लेकिन अभी हमने काफ़ी मैसिवली क्रैकडाउन्स किए और मैसिव अरेस्ट किए, और RDA के साथ मिलके हमने इनकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो मोर्चे बने थे, जहाँ पे ट्राइबल एरिया से मुख्तलिफ जवानों को ये पे करके बुलाया करते थे, और अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ ये बल्कि उन्हें हैवी वेपन सप्लाई किया करते थे, जिसमें से जैसे आपने देखा होगा हमने 181 क्लाशनकोव्स सिर्फ इनसे रिकवर की। तो 181 क्लाशनकोव्स जो एक बड़ा हैवी ऑटोमेटिक हथियार है, वो इंडिकेट करता है इटसेल्फ कि ये एक बहुत ही इस तरह की सिचुएशन थी कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वाली बात हो। आपने सुनो टीवी के खिलाफ भी एक रिक्वेस्ट भेजी है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को कि जो आपने जो कार्रवाई की है उसको वो शायद गलत अंदाज में पेश करें, और इसी में आपने जो सेकंड पॉइंट रेज किया है, आपने प्रॉफिट मैगज़ीन का हवाला दिया है। और प्रॉफिट मैगज़ीन का मैं ज़रा बता दूं आपको कि इन्होंने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और सुनो टीवी की क्या लिंक्स हैं। तो आपका क्या कहना है कि वो अपने टीवी चैनल के ज़रिए आप इस ऑपरेशन को गलत रूप में दिखा रहे हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, और ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग सी एक चीज़ थी
कि जब हमने ऑपरेशन मैसिवली क्रैकडाउन स्टार्ट किया तो उसके बाद सुनो टीवी ने हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और इवन सो मच सो कि जो ऑन साइट जब हमारी टीम्स ऑपरेशंस के लिए जाती थी तो वहाँ पे सिर्फ सुनो टीवी की DSNGs नज़र आती थी, जो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग और ऐसे लगता था जैसे ये एक प्रेशर और ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पे सारा कुछ किया जा रहा है। और लेकिन उनके लिए भी जी नहीं बिल्कुल सही, आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहे हैं जी। लेकिन ये है कि हमारी तरफ से ऑपरेशन कंटिन्यूड रहा और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उनके लिए भी और तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कानून हाथ में लेते हैं। बुखारी साहब, ये जो सारा मलेशिया वाला सिस्टम है बेहतरीन किस्म का, ये मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन में तो नहीं तैयार हुआ होगा, अगर कई साल नहीं तो कई महीने लगे होंगे, तो ये अब तक ओझल रहा या उन्होंने किसी ने कहा होगा यार छड्डो परे, ठीक है इन्हें करने दें, और फिर अचानक से आपको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा ख़तरा है तो इनका सफाया होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। इसी तरह है ये मैं जब मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो तब से ये चल रहा था और स्टार्ट से ही हमने मैसिवली क्रैकडाउन्स किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आप देखें कि बीच में बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स आ जाते हैं जो शायद मैं यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा बात करना, कि इनके एक्सेस, इनकी ब्लैकमेलिंग और इनके एक्सेस जो है किसी भी लेवल तक होती है। और चूँकि अभी हमारे लिए एक इतना अच्छा टाइम था कि यहाँ पे हमारे लिए कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं थी और हमारे लिए एक वाकई मेरिट पे परफॉर्म करने का टाइम था, तो हमने एग्जॉस्टिव ऑपरेशन शुरू किए। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने हमें कामयाबी दी कि हमने उनके जो मेन ठिकाने थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए और इंशाअल्लाह ये अपनी प्रोजेक्ट दोबारा नहीं कर सकेंगे यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने का। यार ये जो फार्मूला तो नहीं यार, मतलब अच्छा ये नहीं सोसाइटी बनानी है, चैनल भी रख लो सर। यार वैसे हर बंदे के पास चैनल होना चाहिए। और मैंने सुना है कि आप मेरे खिलाफ कोई बात करेंगे मैं पूरी मतलब 9 बजे का बुलेटिन आपके खिलाफ करूंगा। एक्सप्रेस टीवी के बारे में नहीं वो छोड़ दे। ये देखिए बात सुने अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स पर हम बात नहीं करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं यार। अब क्या हो गया आपको यार, ये आला था। हाँ बिकॉज ये जो है ना इनके जो बॉसेस हैं, हाँ इनकी यार हर बंदे के साथ तस्वीर है। हाँ इनफैक्ट कुछ तो है हमारे पास, पता नहीं वापस टाइम है चलाने पिछले जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूदा सब जितने भी हैं उन सब के साथ है। अब ये जो बात हुई ना कि अभी हमें मौका मिला है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। और यार आप इदारों को अपना काम अगर करने दें ना, अगर छोड़ दें, हाँ अगर तो ये इतना बिगाड़ आए ही ना, कितना अच्छा होता। फिर हम यहाँ पे बैठ के इतना प्रोग्राम ना कर रहे। अब आवाज आ रही है प्रोड्यूसर की? नहीं अब आ रही है, इनको आज आवाज नहीं आ रही, छोड़ दें। ठीक है, मुझे आवाज आ रही है लिहाजा मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।